In this video, I'm going to talk about the warfarin molecule. It is one of the anticoagulant molecule. I'm going to talk about its mechanism of action as well as its pharmacokinetics. अगर मैं mechanism of action की बात करूं, so warfarin acts in a way that it blocks the post-translational carboxylation of glutamate residues in factors. अब इसका क्या मतलब है कि ये फैक्टर्स है हमारे पास, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है हमारे पास 2, 7, 9, 10, ये क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ प्रोटीन सी भी क्लॉटिंग में और एस भी क्लॉटिंग में और इनकी रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। अब ये जो फैक्टर्स है ना, इनके ऊपर मॉलिक्यूल होता है हमारे पास ग्लूटामेट का। वो जो ग्लूटामेट है ना, वो उसकी कार्बोक्सिलेशन होनी होती है, तब उसकी एक्टिवेशन होती है। उसकी एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि ये प्रोटीन, ये हमारे पास फैक्टर है, इसके ऊपर ग्लूटामेट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल दिस इज ग्लूटामेट। ये जो ग्लूटामेट है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में है जब ये ग्लूटामिक एसिड की फॉर्म में है। जब ये कार्बोक्सी ग्लूटामेट बनेगा ना, तब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। तो हमारे पास वार्फरिन का जो मॉलिक्यूल है ना, वो इस तरह एक्ट करता है कि वो इसको ना कार्बोक्सी ग्लूटामेट में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो वो जो हमारे पास फैक्टर है ना, वो एक्टिवेट नहीं होता। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सिंपली मैं बात करूं, ये जो ग्लूटामिक एसिड मैंने बात की कि फैक्टर्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो फैक्टर का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है। ग्लूटामिक एसिड को कार्बोक्सिलेट होना होता है, वो उसको साथ कार्बोक्सिलेशन होती है उसकी, फिर वो जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसकी कार्बोक्सिलेशन होगी तो ग्लूटामिक एसिड एक्टिवेट होगा। ग्लूटामिक एसिड कार्बोक्सी फॉर्म में जाएगा तो हमारा जो फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और क्लॉटिंग हो जाएगी। इसको ग्लूटामिक एसिड को कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। विटामिन के जो है वो इधर प्रेजेंट होता है। विटामिन के जाता है रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। तो हमारे पास ज़रूरत क्या है? रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के की ज़रूरत है इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। विटामिन के रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तब ये इफेक्ट आएगा। विटामिन के रिड्यूस फॉर्म में गया और इसको कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया। एक चीज़ रिड्यूस हो रही है तो दूसरी जगह वो जाकर ऑक्सीडाइज ही हो रही होगी। रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया विटामिन के। अब विटामिन के को वापस जाना होता है इनटू द रिड्यूस्ड फॉर्म, ताकि वो सप्लाई पूरी कर सके ऑफ द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के दोबारा नेक्स्ट स्टेप के लिए। लेकिन वार्फरिन जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये एंजाइम क्या कर रहा है? ये विटामिन के रिडक्टेज जो है ना, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के को कन्वर्ट कर रहा है रिड्यूस्ड फॉर्म में, ताकि रिड्यूस्ड फॉर्म के रिजर्व ज़्यादा हो, उसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो और ग्लूटामिक एसिड कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में जाए। लेकिन वार्फरिन जब आता है ना, वार्फरिन इनहिबिट करता है इस विटामिन के रिडक्टेज को। विटामिन के रिडक्टेज को वो इनहिबिट करेगा ना, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म में विटामिन के प्रेजेंट नहीं होगा। जब रिड्यूस्ड फॉर्म में विटामिन के प्रेजेंट नहीं होगा तो ये वाला प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। ग्लूटामिक एसिड कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो फैक्टर है, हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर है 2, 7 एक्सेट्रा, उनकी एक्टिवेशन नहीं होगी। जब एक्टिवेशन नहीं होगी तो कोएगुलेशन नहीं होगी, पाथवे नहीं आगे प्रोसीड करेगा और एज अ रिजल्ट कोएगुलेशन नहीं होगी हमारे पास और एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट आएगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन डिपेंड्स अपॉन बैलेंस बिटवीन इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। मतलब अब ये जो इस तरह के मैकेनिज्म होते हैं ना, जो हमारे पास जेनेटिक लेवल पे एक्ट कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशनल लेवल पे एक्ट कर रहे होते हैं, वो मोस्टली स्लो होते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेसेस होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ऑनसेट ऑफ एक्शन डिपेंड्स अपॉन कि अब कुछ मॉलिक्यूल, वो नए मॉलिक्यूल को बनने से इनहिबिट कर रहा है, नए फैक्टर्स को बनने से इनहिबिट कर रहा है वार्फरिन। लेकिन जो पहले ही बॉडी में बने हुए फैक्टर्स हैं, उन्होंने भी तो बॉडी से रिमूव होना, डिग्रेड होना है। तो वार्फरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या उसका इफेक्ट स्लो इसलिए है क्योंकि एक तो वो नए उनको फैक्टर्स को बनने से रोक रहा है। दूसरा, जो पहले ही प्रेजेंट है बॉडी में, वो जब एक्सक्रीट होंगे तब वार्फरिन का पीक इफेक्ट आएगा। इसका पीक इफेक्ट आने में स्लो होता है क्योंकि जो पहले ही बने होते हैं हमारे पास फैक्टर्स, उनको रिमूव भी होना होता है। डिपेंडिंग अपॉन टी हाफ ऑफ डिग्रेडेशन, फैक्टर 7 जो है 6 घंटे तक बॉडी में रहता है, 9 24 आवर्स तक, 10 40 आवर्स एंड 2 60 आवर्स तक बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये जाके एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से। काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, काइनेटिक्स इज मोस्टली डिपेंडेंट कि हम जो बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं ना वार्फरिन, उसमें वो एक रेसिमिक मिक्सचर होता है। रेसिमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर
जिसमें लीवोरोटेटरी फॉर्म भी होती है और डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म भी होती है. सो लीवोरोटेटरी फॉर्म इज द एस फॉर्म, डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म इज द आर फॉर्म. सो डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म जो है वो इट इज 4 times मोर पोटेंट देन द एस फॉर्म. वार्फरिन इज एडमिनिस्ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट. बायोअवेलेबिलिटी जो है वो 100% है. वार्फरिन इज नॉट गिवन IV, उसकी IV फॉर्म नहीं दी जाती, लेकिन स्टिल इट्स बायोअवेलेबिलिटी इज 100%. क्यों? क्योंकि एक तो ये लाइपोफिलिक है और बहुत इजीली पास हो जाती है, और दूसरा जो हमारे GI ट्रैक्ट में इफेक्ट होता है, GI ट्रैक्ट का इफेक्ट होता है ड्रग्स पे, वो बिल्कुल मिनिमल है. सो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है ना वो पूरी की पूरी ये GI से एब्जॉर्ब हो जाती है इनटू द ब्लड. 99% ऑफ द वार्फरिन मॉलिक्यूल इज बाउंड विद द एल्ब्यूमिन. अब एल्ब्यूमिन के साथ इसकी इंटरेक्शंस होंगी. अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी और ड्रग बॉडी में कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कोई और ड्रग प्रेजेंट है जो एल्ब्यूमिन के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो इस तरह इसके एडवर्स इफेक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. और सेकंड इज स्मॉल VD, मतलब वो एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड में होता है ना, प्लाज्मा में होता है. सो प्लाज्मा में जब 99% कंसेंट्रेशन है हमारे पास वार्फरिन की, तो टिश्यूज़ में हमारे पास बहुत कम कंसेंट्रेशन होगी. मेटाबॉलिज्म, और अब ये इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू होता है, एंड GI कॉन्जुगेशन इज बाय CYP2C9 साइटोक्रोम. ये इसका मेटाबॉलिज्म की बात होगी. पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जो अचीव हो जाती है वो 0.5 से 4 आवर्स तक हो जाती है, लेकिन पीक अफेक्ट जो आता है ना, वही मैं जो बात की कि अफेक्ट बहुत स्लो है इसका, तो अफेक्ट हमारे पास 1 to 3 days में आता है, 36 to 48 hours लेटर. वार्फरिन क्रॉसेस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है, इसी से हम इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिखा सकते हैं कि कोई पर्सन जो है, पेशेंट जो है प्रेग्नेंट है, तो उसको हम ये नहीं देंगे, वार्फरिन नहीं देंगे, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक है. आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी बातें. सो दैट इज इट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड काइनेटिक्स ऑफ वार्फरिन मॉलिक्यूल.